Yes, good morning, all of you. Yes, good morning, all of you. लैपटॉप लाना। देखो, मैं तुम लोग को अब जो आगे का शेड्यूल है वो मैं बता देता हूँ कि अब हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखो, जितना तुम लोग को आता है उससे ज्यादा हो गया है। ठीक है। जो अब रह रहा है वो हमारा आर्किटेक्चर का पार्ट है, जिसमें से मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है। उससे ज्यादा तो न्यूमेरिकल तो उस पर ज्यादा बनेगा नहीं तुम्हारे लिए, और उसको हम लोग करेंगे लास्ट में। ठीक है। अभी जो है आज और कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड। ठीक है, जो कि निमसेट में आता है उसी पैटर्न वाले सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीक रहेगा, तो नेक्स्ट वीक में तो 2 दिन तो हमारी वो वाली क्लास हो जाएगी, कौन सी, एनालिसिस क्लास। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, पजल स्टार्ट करेंगे, मतलब पूरा रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा समझ लो। तो रीजनिंग शुरू शुरू से स्टार्ट होगा। क्वांट उसके बाद लास्ट में, क्वांट और कंप्यूटर जो है वो एकदम लास्ट में होगा। ठीक है। अभी जो होगा वो क्या, रीजनिंग पूरा। ठीक है। और रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने अगर पढ़ा हुआ हो तो तुम लोग को बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे नए होंगे। ठीक है। तो अटेंड सबको ही करना है। बातें नहीं, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, रुको। चलो तो स्टार्ट करो।
क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना, कि ये जो इक्वेशन है हमें बताना है कि ये कितने वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि कौन कितने वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और डिपेंड मतलब कि कितने वेरिएबल की जरूरत है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा के मैप की मदद से, है ना। के मैप से सॉल्व करेंगे तो मिनिमाइज्ड इक्वेशन आएगी, जिससे पता चल जाएगा कि कितने वेरिएबल की जरूरत है कितने की नहीं है। मान लो कि इक्वेशन में आ रहा है ए बी सी, डी नहीं आ रहा, इसका मतलब कि डी की जरूरत नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल। अगर मान लो कि ए और बी नहीं आ रहा, सी और डी आ रहा है, मतलब दो की जरूरत है दो की नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टू। तीन नहीं आ रहा तो इंडिपेंडेंट ऑफ थ्री। सारी वेरिएबल आ रहे हैं मतलब डिपेंड ऑन ऑल वेरिएबल। पहले तो 4x4 का क्या बनाना पड़ेगा, के मैप बनाना पड़ेगा। अब कहां पर बनाएगा, 2 पे 1, 3 पे 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और बाकी पर 0, ठीक है। अब यहां पर एसओपी या पीओएस किसी से भी हम देख सकते हैं। तो पहले हम बाय डिफॉल्ट हम एसओपी से ही ट्राई करेंगे, कुछ ना बोला जाए तो। हाँ समेशन भी लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि समेशन लगाए तो हम एसओपी में ही आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं ग्रुपिंग करूं तो एक ग्रुप तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है, और एक ग्रुप ये वाला बनेगा, और एक ग्रुप ये वाला बनेगा। अब पूरी इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो कि कौन से वेरिएबल नहीं आएंगे। वो कैसे देखेंगे, जो चेंज हो रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस ग्रुप में देखूं, ऑब्वियसली क्वाड बन रहा है 2 की पावर 2, मतलब दो वेरिएबल इसमें एलिमिनेट होने वाले हैं। कौन से दो वेरिएबल चले जाएंगे, तो ए तो नहीं जाएगा क्योंकि ए सेम है, क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, तो इसमें बी जो है वो नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा, सी आएगा, डी नहीं आएगा, तो इसमें दो वेरिएबल नहीं आएंगे। इसमें अगर मैं देखूं तो ए तो आएगा, बी नहीं आएगा, और सी आएगा, डी नहीं आएगा। और इसमें अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, बाकी कौन सा, सिर्फ एक आएगा, ए और बी दो आएंगे, ए और बी दो आएंगे, सी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कौन सा वेरिएबल नहीं आएगा, डी वेरिएबल। डी वेरिएबल ऐसा है जो किसी भी ग्रुप में नहीं आएगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल। आया समझ में, एग्जैक्ट इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। एसओपी से करके, पीओएस से करके देख लो। एसओपी से और अलग कोई ग्रुपिंग होगी ही नहीं, क्या कहां होगी बताओ। कौन सा वाला, अच्छा ये वाला रिमूव करके, ये वाला हटा के, ये वाला, हम्म, आंसर में कोई चेंज होगा क्या देख लो। ए तो नहीं आएगा, बी आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। तो इसमें अगर ऐसा ग्रुप करेंगे तो ए नहीं आएगा और डी नहीं आएगा, तो फिर से ओवरऑल डी ही नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। बताओ सूर्य, आंसर सॉल्व करके बताना है।
ऑप्शन ए बोला है ना, देखता हूं अभी। सब स्टार सेम है। हम्म। नहीं ना, सवाल तो पढ़ो पहले अच्छे से, सारे स्टार जो जितने भी बने वो सब सेम है। सवाल पढ़ो अच्छे से। कैसे ही करो, तुम्हारे ऊपर है भाई। हम्म। डी। डी। हम्म। डी। इससे पता चल रहा है कि छाप लिया हो तो सॉल्व भी कर लो। ए। अभी देख रहा हूँ किसको कहाँ भेजना है। यहाँ तो कोई फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर काउंटर नहीं है ना। कितने लोगों को सवाल ही समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। अरे पूरा हाथ उठाओ। क्या लिखा है? डिफाइन द कनेक्टिव स्टार फॉर द बुलियन वेरिएबल एक्स एंड वाई एज एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये किसकी इक्वेशन है? एक्स नॉर की इक्वेशन है। एक्स नॉर कैसे बनता है? डॉट, अरे बनता मतलब ऑपरेटर कैसा बनता है उसका, दिखता कैसा है ऑपरेटर? डॉट और उसके ऊपर सर्कल। ठीक है, ये आज जब तक तुमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था उसके पहले इस तरीके का ऑपरेटर कहीं देखा था क्या? नहीं, लेकिन तुमको बता दिया कि अगर ये बना हुआ आएगा तो इसको हम बोलेंगे एक्स नॉर, और वो इस तरीके से काम करेगा। सेम पर 1 देगा और डिफरेंट पर 0 देगा। अब यही डेफिनेशन किसके लिए दे दी? स्टार के लिए। तो इसका मतलब यह हो गया कि जहां पर एक्स नॉर होता था वहां पर अब क्या लिखेंगे? स्टार। बस ये बोला है। तो अब उन्होंने कहा कि जहां जहां पर स्टार है उसको क्या मानना है? एक्स नॉर। और अब बताओ, ये पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है, आर एक स्टेटमेंट है कि एक्स बराबर वाई जॉर एक्स नॉर ऑफ जेड, वाई बराबर एक्स ऑफ एक्स नॉर ऑफ जेड, एक्स वाई जेड का एक्स नॉर इक्वल टू 1। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? ऐसी कोई चीज इसमें जो समझ में ना आने वाली हो? या फिर ऐसा है क्या कि एक्स नॉर हमें नहीं पता है? सेम पर 0, डिफरेंट पे 1। सेम पर 1, डिफरेंट पर 0। और z की वैल्यू हमें क्या दे दी है? z की वैल्यू दे दी है x एक्स नॉर y। पहला वाला स्टेटमेंट अगर मैं चेक करूं तो x इक्वल टू वाई स्टार z, और z को हम क्या लिख सकते हैं? x और y। और जो एक्स नॉर जोर ये सब कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है ना? ए बी सी को आपस में एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं y, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, y स्टार x सेम पर 1। और क्या बताया था
ए का अगर एक्स नॉर करो 1 के साथ तो क्या आएगा, और ए का एक्स नॉर करो 0 के साथ तो क्या आएगा, ऊपर ए आएगा और नीचे कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर क्या आएगा, एक्स। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब पहला वाला सही है। अब इसी तरह से दोनों चेक करो। हाँ सुरभि क्या आ रहा है? सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्टार x स्टार y। z की जगह पर क्या लिख लिया, x। ये कितना हो जाएगा 1, 1 स्टार y कितना हो जाएगा y। ये भी सही है। और तीसरा वाला x स्टार y स्टार z की जगह क्या लिख दिया, x स्टार y। x और x क्या हो जाएंगे 1, y और y क्या हो जाएंगे 1, 1 स्टार 1 1। ये भी करेक्ट हो गया, डी। ठीक है। जितने भी पिछले साल वाले ना, मुझे अपने पे डाउट हो रहा है मैंने क्या पढ़ाया। सबसे पहले आंसर देते हैं और गलत देते हैं। और इस साल वाले सीख ले लो, ये सही करना है या गलत करना है। कोई सवाल में दम था क्या इसमें? कोई ऐसा चीज थी जो तुमने नहीं पढ़ी हो या तुम्हारे सिलेबस के बाहर हो? गलत तो देना ही नहीं है आंसर, नहीं दो ठीक, गलत तो देना ही नहीं है सब आंसर। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट। मुझे भी नहीं पता होते, पता आंसर तो इतने क्वेश्चन देखते से आंसर बता देते तुम लोग। कैसे पता चला एक्स नॉर है? ये ऊपर क्या लिखा है, ये एक्स नॉर की तो डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन एक्स नॉर की होती है। अगर ये लिखा होता है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, तो ये क्या होता है जोर, और ये क्या होता है एक्स नॉर। फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। सी। अब देखो यहां पर दिया हुआ है कि एफ ऑफ ए बी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और हमने निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो पहले अगर हम इसको अंदर इस तरह से सॉल्व करें, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई और कॉमा जेड। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ए की जगह पर क्या है एक्स प्लस वाई, और बी की जगह पर क्या है वाई। तो ए की जगह पर जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, है ना? समझ में आ रहा है? ये जो हो जाएगा ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी की जगह पर क्या आ जाएगा y। ये हमारे पास आया, ये हमारे पास एक तरीके से a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, अब बाहर वाले फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब ये पूरा a हो जाएगा और ये b, मतलब कि x प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट प्लस y का होल कॉम्प्लीमेंट और फिर प्लस z।
ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करो सही से। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, डी मॉर्गन्स लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। पहले डी मॉर्गन्स अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगा देते हैं तो यहां पर हो जाएगा क्या, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, हाँ एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, और वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, होल कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। फिर से इसमें क्या लगा देंगे, डी मॉर्गन्स, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, ऑप्शन सी। ठीक है, कर लिया नोट। नेक्स्ट, जीरो वन जीरो जीरो इस तरह से है ना। क्या, कोई दिक्कत, हाँ ना, क्या हुआ उससे, तो मैंने बोला तो, सुनते कहाँ हो तुम। सीधे सीधे क्या रखना है, ये वैल्यूज को सेटिस्फाई कर देना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन सबकी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर दो कि कौन सा चारों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर हो जाएगा। कौन सा आ रहा है, सी, 1 + 0 1, 1 + 1 1, तो फिर 1 प्लस एनीथिंग 1 ही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में एक्स इंटू वाई, तो वाई जीरो हो गया तो वो जीरो हो ही जाएगा, और फिर यहां पर ये 1 हो गया तो 1 + एनीथिंग 1 ही हो जाएगा, और फिर लास्ट वाले में y जीरो है तो ये पहला वाला जीरो हो जाएगा, और फिर ये 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, तो 0 + 0 0, तो ऑप्शन सी। सीधे सीधे ये वैल्यूज को सेटिस्फाई कर देना है। आया समझ में, चारों इक्वेशन में जो एक साथ सेटिस्फाई कर जाए वो। प्रीवियस वाले में जिनको ये समझ में नहीं आया, ये स्टेप, ये वाली स्टेप इसको याद रखो ना, ये a इंटू बी प्लस सी अगर होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस सी, और a प्लस सॉरी b प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहले a c के साथ जाएगा और फिर b c के साथ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। और ये कहां पे लगता है, हमेशा याद रखो कि अगर इस तरह से है कि यहां पर ओरिजिनल है और यहां पर इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक वेरिएबल ओरिजिनल और उसके कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया करो। तो जैसे कि यहां पर मुझे दिख रहा था कि ये क्या है, y, और यहां पर क्या है
y का कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 1। तो पहले y को लेकर गए किसके साथ, x कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y ये आ गया, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा y प्लस y कॉम्प्लीमेंट, तो y प्लस y कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1, और होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऐसा कैसा ही रहने दिया। उसके बाद फिर से क्या लगा दिया डी मॉर्गन। आया समझ में, x कॉम्प्लीमेंट इंटू y कॉम्प्लीमेंट प्लस y था, तो पहले इन दोनों को लिया, तो x कॉम्प्लीमेंट इंटू y, सॉरी प्लस y, और फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर इसको इसके साथ लिया, तो y कॉम्प्लीमेंट प्लस y, ये क्या हो गया 1, तो क्या बचा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, जो कि यहां लिखा है। आया समझ में, जब भी कभी इस तरह का दिखे कि एक ओरिजिनल है और एक एक्चुअल फॉर्म में है, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। ठीक है, आगे बढ़े। ए, ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 4 हो गया 28 ए। ठीक है ना, कैसे किया, टूस कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर है तो टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, राइट हैंड साइड से स्कैन करेंगे, पहले 1 तक एज इट इज करते हैं, उसके बाद उसको टॉगल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद है, तो एक्चुअल क्या रहा होगा कि यहां पे सब पे 0 रहा होगा, यहां पर दोनों पे 1 रहा होगा, और राइट हैंड साइड से पहला 1 भी 1 ही रहेगा, और बाकी क्या हो जाएंगे 0 0, मतलब ये एक्चुअल में होगा 1 1 1 0 0, तो ये हो गया 16 और 8 24 और 4 28। आया समझ में। तो बाकी मेथड से कैसे करते हैं कि 28 का पहले क्या निकाल लेते हैं बाइनरी, और फिर उसका ले लेते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट, जितने बिट का है पहले उतने 0 लगा देंगे आगे। ठीक है, 16 बिट का है तो पहले 16 बिट में उसको कन्वर्ट करने के बाद में टूस कॉम्प्लीमेंट लेना, और नहीं तो फिर अगर डायरेक्ट करके अपेंड कर देना 1। ठीक है ना, साइन एक्सटेंशन लगेगा, तो या तो पहले उसमें 0 अपेंड करने के बाद टूस कॉम्प्लीमेंट लो, और नहीं तो फिर लास्ट स्टार्टिंग में क्या अपेंड कर दो 1 1 1। ठीक है, नेक्स्ट। माइनस नहीं होता तो डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करके छोड़ देते, भले ही टूस कॉम्प्लीमेंट लिखा हो चाहे ना लिखा हो। 'ए' सीधे सीधे हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 4 4 बिट लिखने के बाद में 3 3 बिट की पेयरिंग करना है। 9 को 4 बिट में लिख लेंगे 1 0 0 1, ए को लिख लेंगे 1 0 1 0, सी क्या हो जाएगा, सी मतलब 10 11 12 12 ना, तो 1 1 0 0, और ये हो गया 11, मतलब 1 0 1 1। ठीक है, 3 3 बिट की पेयरिंग कर देंगे, आगे दो 0 पेंड हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 2 5 1, 1 3 6 2 5 1, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट।
क्या आ रहा है? डी। कैसे आया डी? हम्म। मुझे ये बताओ कि 11 जो तुमने निकाला है वो क्या निकाला है, उसके रूट्स निकाले हैं? हाँ, बी। हाँ चलो बी निकाला, क्या क्या है वो आंसर? उसके रूट्स निकाले? हाँ, रूट्स निकाले हैं? तो ये 5 और 6 क्या है? 5 और 6 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? दो। 5 और 6 क्या है? रूट से कितने हैं? दो, तो 9 क्या है? निकालना क्या है पहले वो समझ में आया? बेस निकालना है। 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 6 कर रहा है क्या सेटिस्फाई? मतलब कि ये बेस 10 में नहीं है। बेस 10 में नहीं है मतलब जो तुम गणित लगाते हो, जो तुम गणित पढ़ते हो, वो क्या किस में होती है? बेस 10 में होती है। तो ये बेस 10 में नहीं है। तो ये कौन से बेस की इक्वेशन है, हमें ये बताना है। आया समझ में? जब मैंने क्लास ली थी तो इस तरीके का एक क्वेश्चन बताया था। इस पूरे में जो सबसे बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 6। ठीक है, चाहे 3 6 में देखो, चाहे 1 3 में देखो, चाहे 5 और 6 में देखो, सबसे बड़ा नंबर है 6। मतलब जो बेस है वो 6 से तो बड़ा ही होगा। चारों ही ऑप्शन बड़े हैं। ठीक है, तो कोई ऑप्शन रिजेक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज मैंने ये बोली है कि कभी भी कोई भी तरीके की इक्वेशन को कुछ भी अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको बेस 10 में लेके जाओ। जब बेस 10 में लेके जाओगे उसी के बाद तुमसे सॉल्व होगा, क्योंकि उसके बाद ही तुम उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकते हो। तो पहले इस इक्वेशन को किस में लेके जाना पड़ेगा? बेस 10 में। ठीक है, अब बेस 10 में लेके जाने के बाद में उसको 5 और 6 उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लिखा हुआ है क्या? एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 5 इसको सेटिस्फाई करेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 13 × 5 प्लस 36 = 0। लेकिन ये कब होगा? अभी ये किस में है? किसी एक बेस बी में है जो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हर एक नंबर को पहले बेस बी से 10 में लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे लेके जाएंगे? इसको लेके जाएंगे बेस 10 में, मतलब बी की पावर 0 बी की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी बी की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बी की पावर 0 बी की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको बी की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब ये, सॉरी, बी की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब जाके ये किस में कन्वर्ट होगा? बेस 10 में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद तुम उसको सॉल्व करोगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की पावर 0 मतलब 1 ही होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा। फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो बी, और 3 का मल्टीप्लाई बी की पावर 0 से करोगे तो 3, और 5 का मल्टीप्लाई बी की पावर 0 से करोगे तो 5, प्लस 3 का मल्टीप्लाई बी की पावर 1 से 3b, 6 का मल्टीप्लाई बी की पावर 0 से 6। अब ये किसमें हो चुका है? बेस 10 में। अब इसको सॉल्व करो, बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या? ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, दोनों को अलग अलग देखना है। ठीक है ना? हर एक नंबर को बेस 10 में अलग अलग कन्वर्ट किया है। सबको, हाँ, सबको अलग अलग बेस 10 में कन्वर्ट किया है। ये जो 36 है इसको अलग बेस 10 में कन्वर्ट किया है। 13 को बेस 10 में अलग कन्वर्ट किया है। और 5 को बेस 10 में अलग कन्वर्ट किया है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 3b + 6, ये हो जाएगा b + 6, सॉरी b + 3, और ये हो जाएगा 5। हाँ, उससे भी निकल जाएगा। 5 और 6 बेस 10 में थोड़ा ना है।
ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे। 25 माइनस 5b माइनस 15 प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके b की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 8। तो इसका मतलब ऑप्शन ए। 5 की जगह 6 भी रख सकते हो। देख लो, 6 रख के भी देख लो। सम ऑफ रूट से भी हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो। सम ऑफ रूट से कैसे हो जाता? सम ऑफ रूट हमें पता है क्या है, 5 और 6। ये दोनों किसमें? बेस बी में है। और सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। मतलब क्या हो जाएगा? 13/1। लेकिन ये किसमें आ जाएगा? बेस बी में। ठीक है, यहां पर बी की पावर 0 का मल्टीप्लाई, यहां पर भी बी की पावर 0 का मल्टीप्लाई। ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है। उसी तरह से ये अलग नंबर है, तो बी की पावर 0 और बी की पावर 1। तो यहां पर तो ये 5 ही रहेगा प्लस 6, मतलब ये क्या हो जाएगा? 11। और यहां पर क्या आ जाएगा? बी प्लस 3। तो यहां पर बी इक्वल टू 8। प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 5 बेस बी में है, 6 बेस बी में है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 36/1। मतलब ये भी किस में है? बेस बी में है। तो यहां पर बी की पावर 0 का मल्टीप्लाई, यहां पर भी बी की पावर 0 का मल्टीप्लाई, यहां बी की पावर 0, बी की पावर 1। सबको पहले बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 3 प्लस, सॉरी 3b प्लस 6। तो यहां से भी तुम्हारा बी कितना आ जाएगा? 8। 13 into 5 कर ही नहीं सकते ना। ये 13 बेस 10 में थोड़ा ना है जो तुम 13 into 5 करोगे। इसीलिए तो कहा मैंने, कोई भी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट निकालने से पहले उसको किस में कन्वर्ट करो? बेस 10 में। उसके बाद ही कोई ऑपरेशन होगा, उसके पहले नहीं। ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले उसको बेस 10 में लेकर जाएंगे। अब ये सब बेस 10 में हो चुका है, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, पहले मल्टीप्लाई नहीं होगा। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन कुछ भी नहीं होगा। पहले किसमें हो जाएगा? बेस 10 में। उसके बाद ही सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, बाकी देखा होगा कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से जल्दी आंसर निकलेगा। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, डेसिमल नंबर बताना है। ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये 1 ही रहेगा। तो 8 प्लस 2 प्लस 1, 11। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट, ये अभी टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है।
एक्स जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट है, और y जो है वो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के कितने पॉसिबल नंबर से वो है। x और y क्या बता रहे हैं कि कितने नंबर पॉसिबल है टूज कॉम्प्लीमेंट में और साइन मैग्नीट्यूड में, उनका डिफरेंस, तो उनमें कितने का अंतर होता है, सिर्फ एक का। ठीक है, अगर एक वंस कॉम्प्लीमेंट होता और एक साइन मैग्नीट्यूड होता तो जीरो, दोनों में सेम होते हैं। ये 19 में आया हुआ सवाल है। अब यहां पर भी डिवाइड करना है, तो पहले उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे। 5, तो 312 एक अलग नंबर है, और उसको डिवाइड करना है 20 से, और इक्वल टू आना चाहिए 13.1। तो ये बेस 10 में तो नहीं है और ऑप्शन भी नहीं है बेस 10, तो ठीक है, हमें बेस निकालना है कि ये जो इक्वेशन है ये किस बेस में होल्ड होगी। ठीक है, तो उसका बेस हम बी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, जो इसका बेस मानना हो मान सकते हैं। तो पहले इसको किस में लेके जाना पड़ेगा, बेस 10 में। तो हर एक नंबर को पहले डिवाइड करने से पहले हर एक नंबर को पहले कहां लेके जाओ, बेस 10 में। इसमें मल्टीप्लाई होगा आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2। यहां पर मल्टीप्लाई होगा आर की पावर 0, आर की पावर 1। वैसे ओरली अब करना आना चाहिए, इसको लिख देंगे 3r² प्लस आर प्लस 2 डिवाइड बाय 2r इक्वल टू, अब यहां पर r की पावर -1 क्योंकि पॉइंट के बाद में है, फिर r की पावर 0 और r की पावर 1, तो ये हो जाएगा r+3 प्लस 1/r। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, और देखो r की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, 5। ठीक है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर इसके अलावा भी कुछ होता है तो याद रखना कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 3 है। तो जो आंसर होगा वो 4 या 4 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट है वो 3 है। इसका मतलब जो इसका बेस होगा वो 3 से तो ज्यादा ही होगा। हम्म, ऑप्शन में तो है, बाकी अगर हमारी आर की वैल्यू आती है, या फिर अगर ऑप्शन में भी अगर दोनों दे दिया जाए, तो कौन सा वाला कंसिडर करेंगे, जो उसके बड़ी वाली रेडिक्स होगा। ठीक है, ये भी अपने शीट में किया हुआ क्वेश्चन है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे एक्स और वाई के बताने कितने एग्जिस्ट करेंगे।
पहले इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, ये y की पावर 0 और y की पावर 1 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 10 प्लस 3, ये हो गया बेस 10 में, इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 8, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो बस उसके कॉम्बिनेशंस देख लेना, और ये याद रखना कि x जो है वो छोटा होगा और y जो है वो बड़ा होगा। पहली बात क्यों, क्योंकि यहां पर x अंदर आ रहा है और y जो है उसका बेस है, तो y बड़ा होगा। और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 8, इसका मतलब y जो है वो 8 से y जो है वो 8 से बड़ा होगा, ठीक है। y जो है वो 8 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब इसके सारे कॉम्बिनेशंस बना लो x और y के, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर देखो, एक जो पॉसिबिलिटी है वो 1 और 30 है, लेकिन हाँ 1 और 30 एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद 2 और 15, उसके बाद 3 और 10, उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि y जो है वो छोटा हो जाएगा। और बस 3 ही आएंगे, ठीक है। देख लो अगर कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना। x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y जो है वो क्या होगा 8 से बड़ा होगा। अगर हमने 6 ले लिया तो y क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए उसके आगे कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें ऑप्शन में 4 दिया होता तो कई लोग 4 भी लगा लेते। एक्स और वाई को स्वैप करोगे तो करोगे कैसे, अगर एक्स और वाई को स्वैप कर भी दिया तो ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी कि एक्स छोटा होना चाहिए और वाई बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर स्वैप कर बिल्कुल कर सकते हैं स्वैप, लेकिन यहां पर नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स छोटा होना चाहिए और वाई बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो फिर स्वैपिंग वाले भी एग्जिस्ट करते। क्लियर है। हम्म। तो उल्टा हो जाता, फिर वाई छोटा हो जाता और एक्स बड़ा हो जाता। हाँ, फिर वाई जो है वो 4 से बड़ा होता, ठीक है। मतलब जो भी यहां पर दिए रहेंगे नंबर वो छोटे होते हैं और ये बड़ा होता है। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि जो बेस दिया है वो बताता है कि कितने डिफरेंट सिंबल्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहां पर बेस अगर दिया हुआ है 9, इसका मतलब कि डिफरेंट 9 सिंबल्स एग्जिस्ट करेंगे 0 टू 8। अगर बेस 10 दिया है तो 0 टू 9 उतने ही डिजिट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 8 बिट में टूज कॉम्प्लीमेंट का सबसे छोटा नंबर -128, और अगर यही वंस कॉम्प्लीमेंट में पूछा जाता तो सी हो जाता, ठीक है ना। -2 रेज टू द पावर n-1 टू 2 रेज टू द पावर n-1 तो n की जगह पर हम यहां पर 8 रख देंगे, तो फिर -2 रेज टू द पावर 7, ठीक है। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट होता तो यहां पर एक माइनस और हो जाता, ठीक है। अरे 5 और 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये क्या लिखा है, y जो है वो 8 से बड़ा होगा, और ये y अगर 6 ले लिया तो 8 से बड़ा है क्या, ये 6 8 से छोटा है ना। और क्यों नहीं ले हो सकता, क्योंकि यहां पर 8 लिखा हुआ है। तो 8 जो होता है मतलब ये जो होगा नंबर डिजिट जो होता है वो छोटा होता है, और जो बेस होता है वो उससे बड़ा होता है। ए, हाँ यहां पर 3 बार 1 आएगा और इसका एक 1 यूनिट प्लेस पर f आ जाएगा।
इस टाइप का भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आया हुआ है, बस लास्ट डिजिट देख के पता चल जाता है ये 111 आएगा, और ये इसका भी लास्ट डिजिट 1 आएगा, तो 4 1 हो जाएंगे, 4 1 मतलब एफ, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। इसका प्रूफ लिखो सब लोग। कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोग को, इतना नोट करने दे रहे हैं ना, यही बहुत है। लोग तो एक कागज का टुकड़ा भी बाहर नहीं ले आने देते हैं। अरे डिजिटल लाइफ इंडिया, तुम्हारा नाम क्या है? नाम रीनेम करो। और थानोस कौन है यहाँ पर? अभी अगली बार उसका नामकरण मैं करूंगा फिर रैंक लिस्ट में। क्या आंसर आ रहा है? बी और सी? प्रूफ बताओ, प्रूफ। क्वेश्चन का मतलब ही बता दो बस। एक वेरिएबल एन, एन। देखो यहां पर हमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शंस इन्वॉल्विंग एन बुलियन वेरिएबल। कितने फंक्शंस बन सकते हैं, है ना, कितने अलग अलग फंक्शंस बन सकते हैं अगर हम एन वेरिएबल्स को ले ले। ठीक है, तो जैसे कि दो वेरिएबल को अगर मैं लूं, ए और बी, ठीक है, तो पहली बात तो कि इन दो वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। इन दो वेरिएबल की वैल्यूज हो सकती हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका मतलब कि जो भी हम फंक्शन बनाएंगे ए और बी की, ए और बी को यूज करके, उसमें 0 0 भी रख सकते हैं, 0 1 भी रख सकते हैं, 1 0 भी रख सकते हैं, और 1 1 भी रख सकते हैं। ऑब्वियसली कई सारे फंक्शंस बन सकते हैं, जैसे कि ए इंटू बी हम बना दिया, या फिर ए प्लस बी बना दिया। ठीक है, एसओपी में भी बन सकता है और पीओएस में भी बन सकता है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट बना दिया। लेकिन डिफरेंट फंक्शंस का मतलब ये होता है कि आउटपुट से, डिफरेंट फंक्शंस का मतलब हम किससे रिलेट करते हैं? आउटपुट से। हो सकता है कि दो फंक्शन दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन उनकी फंक्शनलिटी सेम है, मतलब सेम इनपुट पर सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एक ही फंक्शन कंसिडर करेंगे, उनको अलग अलग नहीं देंगे। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक तरीके से क्या है, दोनों सेम ही डी मॉर्गन्स लगा है। तो देखने के लिए भले ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, लेकिन इनका इनपुट देंगे सेम इनपुट पर, ये सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इनको दो ना मान के क्या मानेंगे? एक मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम फंक्शंस बनाकर देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधे हम इनपुट और आउटपुट पर फोकस करेंगे कि कितने इनपुट पर कितने आउटपुट पॉसिबल है। जितने आउटपुट पॉसिबल होंगे उतने ही क्या एग्जिस्ट करेंगे? फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मैं दो वेरिएबल ले लूं, तो दो वेरिएबल के लिए इनपुट क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब आउटपुट में क्या क्या आ सकता है? पहला फंक्शन ऐसा बन सकता है जिसमें इसमें कुछ भी इनपुट दो, आउटपुट में हमेशा क्या आएगा? 0। एक फंक्शन ऐसा बन सकता है। एक फंक्शन क्या बन सकता है? एक फंक्शन ऐसा बन सकता है जो स्टार्टिंग में इन तीन पर 0 दे और इस पर क्या दे? 1 दे। एक फंक्शन कैसा बन सकता है? ऐसा बन सकता है कि वो इस पे 0 दे, इस पे 1 दे, इस पे 0 दे। एक फंक्शन ऐसा भी बन सकता है जिसमें ये दोनों 0 दे और ये दोनों
वन वन दे। तो अब ये देखो 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 और ऐसे करते करते लास्ट वाला फंक्शन कौन सा बनेगा जिसमें सब में क्या आएगा 1 1 1। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे ये 16। कितने फंक्शन बनेंगे 16। तो जब हमने दो वेरिएबल लिए तो कितने फंक्शंस बने 16 बने। अगर नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं सिंपली इसकी वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात अगर हम इसको जनरलाइज करें तो पहले तो हमने ये देखा कि दो वेरिएबल के लिए कितने इनपुट पॉसिबल हैं। दो वेरिएबल के लिए कितने इनपुट पॉसिबल है। तो अगर एन वेरिएबल्स अगर होंगे तो कितने इनपुट पॉसिबल होंगे 2 की पावर n। दो वेरिएबल के लिए 4 पॉसिबल है, 3 वेरिएबल के लिए 8 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 4 वेरिएबल के लिए 16 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो n वेरिएबल के लिए 2 raised to the power n इनपुट पॉसिबल है। क्या है ये इतने इनपुट पॉसिबल है। और जितने इनपुट पॉसिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे। अगर 4 इनपुट पॉसिबल हैं तो 2 की पावर 4 आउटपुट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर इतने इनपुट देंगे तो इसको पावर में चढ़ा दो, इतने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब इतने टोटल फंक्शंस बन सकते हैं। तो 2 raised to the power 2 raised to the power n ऑप्शन सी। आया समझ में। एक वेरिएबल के दो हो जाएंगे। क्या एक वेरिएबल रहेगा तो इनपुट कितने हो जाएंगे 2 और 2 इनपुट के लिए 4 है ना। n की जगह पर 1 रख दिया तो 2 की पावर 1 4 हो जाएगा और सॉरी 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। हाँ तो इस तरीके से ऐसा हो जाएगा ना। अगर मान लो एक ही वेरिएबल लिया तो एक वेरिएबल से या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है इनपुट में। पहला फंक्शन बन सकता है जो दोनों पे क्या दे 0, एक फंक्शन बन सकता है जो क्या दे 0 1, एक तीसरा फंक्शन बन सकता है जो 1 0 दे और एक चौथा फंक्शन बन सकता है जो 1 1 दे। ठीक है। ठीक है फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर हमारे पास n वेरिएबल्स थे तो उससे कितने पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं तो 2 की पावर n। अब इतने इनपुट के लिए कितने पॉसिबल आउटपुट्स होंगे तो यहां पर 2 की पावर n की जगह पर क्या आ गया, ये एक तरीके से ये हो गया 4 और 4 के लिए 2 की पावर 4 आउटपुट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये इनपुट इसके लिए था जो इससे पॉसिबल आउटपुट आया, फिर ये इसके लिए इनपुट हो गया उससे पॉसिबल आउटपुट आ गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सिर्फ इसी फॉर्मूले पे 2019 पे 2 सवाल आए। ठीक है। एक ही पेपर में 2 सवाल 10 में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में पूछ लिया कि वेरिएबल इतने हैं तो फंक्शन कितने होंगे, और दूसरा पूछ लिया फंक्शन अगर इतने हैं तो बताओ वेरिएबल कितने रहे होंगे। आगे बात समझ में। दोनों सवाल पूछ लिए एक ही बार में। ठीक है। नेक्स्ट।
3, 4x4 का बनेगा, ठीक है। बाकी वैसे इन सब की जरूरत पड़ेगी नहीं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 कहां कहां पर आएगा? 0, 2, 5, 7, 9, 11। और डोंट केयर कहां कहां पर है? 3, 8, 10, 12 और 14। और बाकी पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन सी पेयरिंग करना एसेंशियल है वो देखना है, ठीक है। तो एक तो ये पेयर बनेगा, ठीक है। पहले सारे पॉसिबिलिटीज देख लेते कि क्या क्या बन सकते हैं। एक ये बनेगा, हाँ, 4 कॉर्नर्स से बन जाएगा, ठीक है। और इन दो को कवर करना है मेन हमारा, तो इन दो के लिए बस ये दो ही, एक ही बनेगा। और किसी के साथ पेयर बन पाएगा क्या? नहीं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो तीनों ही ग्रुप जो है वो एसेंशियल है, ठीक है। क्योंकि इनने जो दोनों वन कवर करके रखे वो किसी ने नहीं कवर किया, इस स्क्वाड ने जो वन कवर किया है वो किसी और ने नहीं किया, और इन्होंने भी, स्क्वाड ने भी जो दो वन कवर करके रखे वो किसी ने नहीं कवर किया। मतलब एक भी ऐसा स्क्वाड नहीं है जो हमारा यूजलेस हो, ठीक है, जिसके बिना हमारा काम चल जाए या फिर उसके अलावा कोई दूसरा हम बना सकें। तो तीनों जो है वो इंप्लीकेंट्स जो है वो एसेंशियल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। हम्म। अरे सही तो लिखा है, हेयर एम डिनोट्स द मिन टर्म, कैपिटल एम होता है क्या? पीओएस के लिए पाई, मैक्स टर्म, स्मॉल एम समेशन, मिन टर्म, ये 0, ये 1, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, यस, इम्प्लीकेंट मतलब ग्रुप्स।
3। जीरो की पेयरिंग कर रहे हो ना? ए। 0 1 2 3 पे 1 आएगा, और 7 8 10 पर भी 1 आएगा, और बाकी पर डोंट केयर। कहां पर? 5 6 11 और 15, और बाकी पर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, पहले 0 की पेयरिंग करेंगे। ये एक 4 वाला आ जाएगा। अभी देख लेंगे, अगर कोई रिडंडेंट हुआ तो हटा देंगे। और फिर ये 4। ठीक है। और ये 4 कोई सा हटा सकते हैं क्या? कौन सा वाला? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कौन सा वाला हटा सकते हैं? क्यों वो 0? तो भी तो 3 ही हो जाएंगे। अगर इसको भी ले लेंगे। हम्म। ठीक है, अगर हम इसको लेंगे तो 3 हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम यहां पर इन 4 को ले लें, और नहीं, ये इन 4 को ले लिया। ठीक है, और ये 4 ले लिया। ठीक है, तो कितने हो गए? 2। अगर यहां पर 2 दिख गया है ऑप्शन में, तो तुमको हिंट तो वही मिल जानी चाहिए कि ग्रुप तो 2 बनेंगे। अब कौन सा वाला हटा सकते हो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है ना? बाकी नेमिंग निकाल लो, क्या आ रहा है? ए। नेमिंग तो निकाल लोगे? नेक्स्ट।
जीरो का इसलिए करनी पड़ी पेयरिंग क्योंकि आंसर किसमें है, पीओएस में। कल के लिए क्या क्या सब लोगों ने कस्में खाई हैं? कुछ लोगों ने कस्में खाई होगी कल से पढ़ाई करेंगे, किसी ने कस्में खाई होगी कल से नहाएंगे। फिर अच्छा वो तो कैंसिल ही हो गई ठंड मौसम देखकर। और जल्दी उठेंगे, जिम जाने वाले तो यहाँ पर कोई दिख नहीं रहे। हाँ हाँ, कल का 1000 क्वेश्चन का आगमन है। कल सुबह से बैठेंगे और जब तक 1000 क्वेश्चन नहीं खत्म होगा तब तक उठेंगे नहीं, ठीक है ना? मेरी विश तुम लोग का सिलेक्शन है फर्स्ट रैंक के साथ 10 रैंक तक, है ना? मेरी विश पूछ रहा है, मेरी विश है फर्स्ट रैंक से 10th रैंक तक। अरे तो एक ही पे 10-10 आ जाना ना। अब सबसे पहले तो हमें इनकी प्लेसेस निकालनी है, कैसे निकालेंगे? पी क्यू आर एस, पी और क्यू पे 1 1, आर और एस नहीं है, 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ भी हो सकता है लेकिन ये दोनों 1 रहेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट 0 क्यू 1 आर 1, ये 0 भी हो सकता है और 1 भी, ये 0 1 1 ही रहेगा। और फिर पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर कॉम्प्लीमेंट एस, ये क्या हो गया? 12 13 14 15 6 7 5, ठीक है? ठीक है, तो कहां पर आएगा? 12 पर 1, 13 पर 1, 14 पे 1, 15 पे 1 और 6 7 और 5, ठीक है? तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है? तो पी और क्यू तो आएगा ही आएगा, पी इंटू क्यू, ठीक है? तो पी इंटू क्यू ऑप्शन ए। यहां पर 3 आ रहे हैं, क्वाड बन रहे हैं तीनों के तीनों, तीनों क्वाड बन रहा है मतलब सब में दो दो वेरिएबल कम होने वाले हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और 3 ही ग्रुप बन रहे हैं तो ऑप्शन ए ही आएगा। वैल्यू लेकर कर सकते हो लेकिन बाद अगर ये इतना सॉल्व कर दिया तो फिर बाद में नेमिंग निकालने की जरूरत नहीं है। 3 क्वाड बन रहे हैं तो सब में कितने वेरिएबल आएंगे? 4 में से दो दो कम हो जाएंगे तो दो दो वेरिएबल आएंगे और 3 ही आएंगे, वो एक ही ऑप्शन में। बाकी किसी में 4 ग्रुप बनने का दिखा रहा है, यहां पर 3 दिखा रहा है लेकिन 3 और 1 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल तो कब होंगे? जब 8 का ग्रुप बने, सॉरी कितना, 2 का ग्रुप बनेगा, 2 का एक भी ग्रुप नहीं बन रहा, और 1 वेरिएबल मतलब कि 8 का ग्रुप बन रहा होगा, वो भी नहीं बन रहा।